नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। यमुनोत्री धाम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम यमुनोत्री की यात्रा करने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर और आपको दर्शन कराएंगे माँ यमुनोत्री के, और साथ ही जानकारी देंगे कि आप माँ यमुनोत्री के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या देख सकते हैं और कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं, और इस यात्रा को प्लान आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर यात्रा करते हैं यमुनोत्री धाम की। हमारी यमुनोत्री धाम यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवेज़ और बस की सुविधा काफ़ी अच्छी है, और अगर आप चाहें तो ऋषिकेश की जगह आप हरिद्वार से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की अच्छी सुविधा है। और अब ऋषिकेश पहुंचने के बाद हम चल रहे हैं जानकी चट्टी के लिए, जहां से हमारी यात्रा की असल शुरुआत होती है। जानकी चट्टी पहुंचने के लिए 2 प्रमुख रास्ते हैं। एक तो देहरादून मसूरी होकर जाता है और दूसरा न्यू टेहरी और चिनिया लिसोड साइड से होकर जाता है। और फिलहाल हम चल रहे हैं ऋषिकेश से जानकी चट्टी न्यू टेहरी साइड वाले रोड से होते हुए, जिसका डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और हरियाली से भरा हुआ है। हालांकि इस रास्ते में मौसम कभी भी बदल सकता है और बारिश और ओले गिरना कभी भी शुरू हो सकते हैं। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें रास्ते में काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम मिला, और इस जाम के चलते हमें पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बितानी पड़ी। और सुबह जब यह जाम खुला तो हम लगभग 15 घंटे बाद पहुँचे जानकी चट्टी। फाइनली अब हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, जहां से माँ यमुनोत्री धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां तक व्हीकल्स आते हैं, यानी कि अगर आप बस से आ रहे हैं, ट्रैवलर से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं, तो आपका व्हीकल आपको यहीं तक लेकर आता है और उसके बाद पैदल चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। और अभी मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है जानकी चट्टी 0 किलोमीटर्स, क्योंकि हम जानकी चट्टी में खड़े हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी है माँ यमुनोत्री धाम का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से माँ यमुनोत्री धाम का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का रह जाता है, और वो 6 किलोमीटर हमें बाय वॉक ही जाना होता है। तो अब जानकी चट्टी से हम शुरुआत कर रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए, और मैं आपको थोड़ा सा जानकी चट्टी का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। हम जब ट्रैक की शुरुआत करते हैं तो बीच में कई सारी दुकानें आती हैं। इसमें से आधी दुकानें तो किराने की दुकानें, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर आपको जनरल सामान ईजिली मिल जाता है। जैसे अगर आप कोई रेनकोट वगैरह भी ख़रीदना चाहें, शूज़ ख़रीदना चाहें, तो यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ से दिखने वाला व्यू, क्योंकि जब आप ट्रैक की शुरुआत ही करेंगे तो आपको सामने बर्फीले पहाड़ नज़र आएंगे, और वही स्थान है जहाँ से माँ यमुना उत्पन्न हुई है। यमुनोत्री ग्लेशियर वहीं पीछे की साइड पर है, जहाँ पर अब हमको जाना होगा। वैसे वहाँ तो नहीं जाया जा सकता प्रॉपर जगह पर, लेकिन जो मंदिर है वो इसी साइड में है जहाँ पर ये ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं।
यमुनोत्री ट्रैक को करते हुए अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर है यमुनोत्री का बस स्टैंड। ये एक ऐसा बस स्टैंड है जहां पर आपको प्राइवेट रोडवेज और जो प्राइवेट कैब्स वाली होती गाड़ियां जैसे बुलेरो, ये सारी गाड़ियां यहीं पर आकर पार्क होती है और अगर आप यहां से कहीं जाना भी चाहते हैं तो गाड़ियां आपको यहां से उपलब्ध हो जाती है। और यही वो आखिरी स्पॉट है जहां तक गाड़ियां आती है और इसके बाद जो है पैदल का पूरा रास्ता शुरू हो जाता है। इसके आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू, खच्चर, ये 3 सुविधाएं हैं जिनसे अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है ऊपर जाने के लिए तो वो इनकी सहायता से ऊपर जा सकता है। इनके चार्जेस क्या हैं हम थोड़ा सा आगे चलकर जानेंगे। ट्रैक करते हुए अब हमने 1 किलोमीटर पार कर लिया है। जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसमें से अब सिर्फ 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस रह गया है। यहाँ बोर्ड पर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर दर्शा रहा है और यहाँ से 2 रास्ते फटते हैं। एक रास्ता जाता है खरसाली गांव की तरफ और वो गांव है ऊपर की साइड जो आप गांव देख रहे हैं, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खरसाली और उसके लिए एक पुल बनाया गया है ये ग्रीन कलर का, जिसकी मदद से आप खरसाली गांव तक भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता जाता है वो है मुख्य रास्ता जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए जाया जाता है। यमुनोत्री में घोड़े, खच्चर और पालकी तीनों की रेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ घोड़े यानी कि जो खच्चर वगैरह इनसे जाना चाहते हैं तो उसकी रेट लगती है 2500 रुपये पर पर्सन की। ऊपर जाना और नीचे जाना मतलब अप एंड डाउन इसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आप यहाँ पालकी की सहायता से जाना चाहते हैं तो पालकी का चार्ज लगता है 8000 रुपये पर पर्सन का अप एंड डाउन का, क्योंकि पालकी को 4 व्यक्ति लेकर जाते हैं ऊपर तो वो चारों व्यक्ति के हिसाब से इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सुविधा रह जाती है। और अगर आप पिट्ठू की सहायता से जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज आपके वज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। अगर छोटा बच्चा है तो 3000 3500 के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसका 6000 7000 8000 तक भी रेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। और ये जो कॉस्टिंग है वो अप एंड डाउन की होती है, यानी कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, कुल मिला के अप एंड डाउन की कॉस्टिंग आती है ये इस पिट्ठू की भी। यमुनोत्री की यात्रा आप बाय हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पास में गांव है खरसाली जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है और हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक चलती है। तो अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर की सहायता से भी यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए आ सकते हैं। ट्रैक के दौरान अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बहुत सारे घोड़े और खच्चर नजर आएंगे। यहां पर भी हैं और इस स्थान पर भी बहुत सारे घोड़े खच्चर हैं। अगर आप जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर बाय वॉक भी आ जाते हैं और आपको लगता है कि आपको खच्चर करने की ज़रूरत है तो आप इस स्थान से भी ले सकते हैं। और इस स्थान की एक और ख़ास बात कि यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर भी है। अगर आपको किसी तरह की दवाइयाँ वगैरह चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए तो मेडिकल स्टोर से आप वो भी ले सकते हैं। और ये मेडिकल होना बहुत आवश्यक भी है क्योंकि यात्रा के दौरान ये बहुत कंजेस्टेड रास्ते होते हैं और किसी को चोट लग जाए या किसी को बुखार आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए तो ऐसे मेडिकल स्टोर होना आवश्यक है। यात्रा के दौरान कुछ इस तरह की स्टिक्स भी यहाँ पर मिलती हैं जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और स्टिक्स के लिए आपको कई सारी ऐसी शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पर बहुत अमाउंट में स्टिक्स रखी हुई हैं। इनका मूल्य भी बहुत सिंपल सा है, 30 रुपीज़ में आप एक स्टिक खरीद सकते हैं और इसकी सहायता से ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर जा सकते हैं। यमुनोत्री ट्रैक करते हुए अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि सिर्फ पैदल मार्ग रह गया है। जो खच्चर वाला मार्ग है वो एक अलग से सेपरेट रास्ता बना दिया गया है। जो लोग खच्चर से जाते हैं वो नीचे वाला रास्ता है और वहाँ से एक अलग रास्ता फटता है जो कि खच्चर के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। क्योंकि खच्चर जब इस रास्ते पर चलते हैं तो कई बार क्या होता है, खच्चर की वजह से लोगों को चोट लग जाती है और ये खच्चर चलते ही जाते हैं इस तरह से, तो भीड़ वगैरह भी बढ़ती है। तो इस वजह से एक सेपरेट रास्ता बना दिया गया है खच्चरों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
यमुनोत्री में ट्रैक करते हुए हमने एक बोर्ड देखा था जहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था, लेकिन उस डिस्टेंस के बाद हम काफ़ी कुछ चल चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर्स। मे बी यहाँ पर अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जहाँ से ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पार होता हो, लेकिन ये बोर्ड 5 किलोमीटर वाला 2-3 जगह पर लिखा हुआ है जहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। अगर आपको यात्रा के दौरान कैश की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ बीच में एटीएम भी बना हुआ है, जैसे अभी HDFC का एटीएम है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। बीच में और भी कई सारे मेडिकल स्टोर्स आते हैं जहाँ से अगर आप चाहें तो कुछ मेडिसिन्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हमें कुछ फॉरेनर्स भी नज़र आए हैं जो कि यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ट्रैक की शुरुआत में हमने देखा था कि जो घोड़ों का खच्चर का रास्ता है वो पैदल मार्ग से अलग है, लेकिन एक हट आती है यहाँ पर इस तरह की, और उस हट को पार करने के बाद जो रास्ता है वो कॉमन हो जाता है। जब आप नीचे देखेंगे तो ये जो घोड़े खच्चर हैं उनका एक अलग रास्ता था पहले, और हम जिस रास्ते से आए थे वो सामने की तरफ था, लेकिन अब ये रास्ता टोटली कॉमन हो चुका है और पतला हो चुका है काफ़ी, तो हमें थोड़ा बचते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। ट्रैक करते हुए रास्ते में एक पुलिस चौकी आती है, और पुलिस चौकी के जस्ट सामने ही एक रेट लिस्ट लगाई गई है जिसमें कंडी यानी कि जो पिट्ठू है उसकी रेट लिखी हुई है, जो घोड़ा है और खच्चर है उसकी रेट लिखी हुई है। जो ऑफिशियल रेट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, तो अगर आपको कोई इनसे ज़्यादा रेट बोलता है तो आप थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो हैं ये ऑफिशियल रेट्स हैं। यमुनोत्री ट्रैक का जो रास्ता है वो काफ़ी सकड़ा है, और इस सेम रास्ते से घोड़े और ये पालकियाँ और जो पिट्ठू है वो सेम रास्ते से आते हैं, तो हमें थोड़ा सा बचकर संभल कर चलना होता है क्योंकि रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। और यहाँ पर बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि आपको घोड़ों से और खच्चरों से बचकर रखना है। यहाँ पर कई सारे बोर्ड्स हैं जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आपको थोड़ा सेफली चलना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़ भी मिल सकते हैं, कीचड़ वाले रास्ते भी मिल सकते हैं, जैसे कि अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये कीचड़ वाला रास्ता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियाँ प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ये जो जितना भी पानी आता है या तो पहाड़ों का या लोगों के घरों का वो रोड पे ही आ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गंदी जो चीज़ है वो गंदगी फैल जाती है। जैसे अभी यहाँ पर आप पानी देखेंगे तो ये पानी फ्लो हो रहा है, इसके लिए कोई भी नाली नहीं दी गई है, ये डायरेक्टली नीचे रोड पे फ्लो होता हुआ जा रहा है, और उसकी वजह से कीचड़ हो जाता है। और आपको इस दौरान अगर आप यहाँ ट्रैक पे आते हैं तो इस तरह के जूते ज़रूर पहनने चाहिए, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि इसमें नीचे ग्रिप होता है और इससे आप फिसलने से बच पाएंगे। बीच बीच में कुछ इस तरह से शौचालय भी बने हुए हैं, तो अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो इन्हें भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अब एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से यमुनोत्री मुख्य मंदिर का डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर रह चुका है। यहां पर लिखा हुआ है यमुना मंदिर 4.5 किलोमीटर्स। यमुनोत्री ट्रैक की एक ख़ास बात है कि जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको बड़े ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि अभी जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप नीचे की साइड देखेंगे तो माँ यमुना हमें बहती हुई नज़र आती हैं, यानी कि यमुना नदी का जो बहाव है वो यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि वैली के बीच में से होकर के यमुना नदी यहाँ पर बहती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं। और साथ ही अगर दूसरी साइड देखेंगे तो ये जो खूबसूरत रास्ते हैं ट्रैक वाले जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं यमुनोत्री मंदिर के लिए, वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, और जो वैली व्यू है वो नज़र आता है। वैसे थोड़ा सा डार्कनिंग होगी क्योंकि सन हमारी जस्ट डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कालापन आता है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और अपनी खुली आँखों से इस नज़ारे को निहारेंगे तो एक अलग ही प्रसन्नता आपके मन में आ जाएगी।
ट्रैक के दौरान बीच बीच में कुछ इस तरह के यात्री शेड भी बने हुए हैं, जहां अगर आप थक जाएं तो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, या फिर यहां पर थोड़ा मौसम अगर बिगड़ जाता है तो इसके नीचे आप थोड़ा सा शेल्टर ले सकते हैं। ट्रैक में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के बाद एक मुख्य द्वार आता है मंदिर का, जिस पर एक साइड आपको यमराज नजर आएंगे, दूसरी साइड शनिदेव और एक साइड में आपको नजर आएंगी माँ यमुना, जो कि बिल्कुल सेंटर में विराजमान है। इनके दर्शन करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यात्रा करते हुए अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होता है। जो रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं यात्रा के लिए, उस रजिस्ट्रेशन को आपको यहां शो करना होता है और उसमें जो QR कोड है उसको स्कैन करने के बाद आपको दर्शन टोकन दिया जाता है। ये नई सुविधा चालू की गई है जिससे कि ज़्यादा भीड़ नहीं लगती। आपको एक टोकन संख्या दी जाती है, उसके अनुसार आप लाइन में लग करके बड़ी आराम से दर्शन कर सकते हैं। भीड़ भाड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ता, तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। और ये जगह आपको मिलेगी जस्ट वो जो यमराज और शनिदेव की प्रतिमाएं थी, वो वाला जो दरवाज़ा, उसको थोड़ा सा क्रॉस करके जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये वाला जो काउंटर है वो नज़र आएगा, जहां से आप दर्शन टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। टोकन काउंटर से टोकन लेने के बाद जो हमारा रास्ता है ट्रैक का, वो थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई वाला शुरू हो जाता है। अभी तक जो हमने रास्ता कवर किया वो एक तरह से प्लेन रास्ता था, थोड़ा चढ़ाई था लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता शुरू हो जाता है और ये रास्ता काफ़ी दुर्गम है, जिसमें हमें थोड़ी मशक्क़त के साथ ऊपर की ओर चढ़ाई करनी होती है। ट्रैक में आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं प्राचीन राम मंदिर के सामने, जहां पर अगर आप चाहें तो ट्रैक के दौरान दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रैक के बीच में अब एक ऐसे पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ स्टोन्स बाहर के ओर आते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये रास्ता बिल्कुल पहाड़ को काट करके बनाया गया है। इस रास्ते पर रास्ता बहुत ही सकड़ा हो जाता है, इस वजह से हमें थोड़ा और बच करके संभल करके यहाँ से चलना होता है। सिर को भी बचाना होता है और अपने आप को भी बचाना होता है। लेकिन इस जगह से जो व्यू नज़र आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जगह से आप देखेंगे तो एक वाटरफॉल नज़र आएगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा वाटरफॉल नज़र आता है। मॉनसून के टाइम पे तो इस वाटरफॉल का फ्लो भी काफ़ी बढ़ जाता है। और दूर देखेंगे नीचे की साइड पे तो हमें यमुना नदी का फ्लो नज़र आता है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है और एक खूबसूरत वैली का व्यू नज़र आता है। ऊपर देखते हैं तो बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आते हैं और इस जगह पर खड़े होकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। जब ट्रैक में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा कठिन और खड़ी होती जाएगी। जैसे कि आप मेरे पीछे इस नज़ारे को देख पाएंगे कि यहाँ पर एक रास्ता यूँ जा रहा है, एक रास्ता उसके ऊपर जा रहा है और फिर उसके ऊपर भी रास्ता जा रहा है, यानी कि कुल मिला के हमें इसको पहाड़ को चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अपने साथ कुछ पानी की बोतल, कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, क्योंकि बीच में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमने अपनी आधी चढ़ाई संपन्न कर ली है और अब इस स्थान से यमुनोत्री मंदिर केवल 3 किलोमीटर ही रह गया है।
लेकिन अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए चढ़ाई की बात करें तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कठिन और दुर्गम हो चुकी है। रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं और इन्हीं पतले रास्तों से घोड़े, खच्चर और पालकी वाले भी निकल रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, जिससे कि ये रास्ते और ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। इन रास्तों पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि भीड़ की वजह से हमें किसी से टक्कर लग सकती है, हमें चोट लग सकती है या फिर हम नीचे भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते पहाड़ को काट कर बनाए हैं। तो इन रास्तों के जस्ट नीचे खाई है, तो टक्कर लगने पर हम नीचे भी जा सकते हैं। रेलिंग्स जो यहाँ पर लगाई हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, तो हमें रेलिंग्स के भरोसे नहीं चलना चाहिए। हमें बिल्कुल पहाड़ के साइड पर चलना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके बचाना चाहिए। अब इस पतले और कंजेस्टेड रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं एक ऐसे स्पॉट पर जहां से यमुनोत्री मंदिर केवल 1.5 किलोमीटर ही रह गया है। इस स्पॉट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही नज़र आता है भैरव बाबा का मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर हम भैरव बाबा के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। इन रास्तों को मैं आपको थोड़ा और क्लोज़अप में दिखाना चाहूँगा कि जब यहाँ पालकी वाले, घोड़े वाले निकलते हैं तो पैदल यात्रियों के लिए बहुत ही कम जगह रह जाती है आगे बढ़ने के लिए। अब इस मुश्किल भरे रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर के और करीब। इस स्थान से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें कई सारी जलधाराएं और कई सारे बर्फ़ के ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। इनमें से 3 प्रमुख जलधाराएं हैं, जिनका नाम है गरुड़ गंगा, गणेश गंगा और नाग गंगा। अब हम काफ़ी लंबा ट्रैक करके मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। मंदिर दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अब हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। इस वजह से आप देखेंगे तो कुछ ही दूरी पर मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ से लगभग 500 मीटर के आसपास मंदिर का डिस्टेंस है। और अब हम मंदिर के पास चलेंगे और दर्शन करेंगे माँ यमुना के। अब यमुनोत्री मंदिर के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और मंदिर के पास जाने वाला जो मार्ग है उस पे आपको कई सारी दुकानें इसी तरह से नज़र आएंगी, जिसमें काफ़ी सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं कि आप जलेबी, कचौरी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर खा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ लाइव भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे पकौड़ी बनाई जा रही है, कुछ इस तरह के मीठे पकवान हैं, लड्डू हैं और समोसा वगैरह भी मिल जाता है। काफ़ी सारी दुकानें हैं, लोग आपको यहाँ पर खाते पीते हुए भी नज़र आएंगे। और साथ ही यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं आगे की तरफ देखें तो। और यहाँ अगर आप चाहें तो आलू का पराठा वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें हैं और ये जैसे मिठाई वगैरह मिल रही है, जलेबी मिल रही है। दुकानें काफ़ी हैं, लेकिन जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बेचारे वो लोग भी इतनी नीचे से ऊपर ये सामान ढोकर लेके आते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी फूड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊपर से लेके आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं तो वाजिब दाम है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मंदिर तक जाने से पहले एक ब्रिज आता है जो कि कुछ इस प्रकार का है। ज़्यादा बड़ा ब्रिज नहीं है,
लेकिन यहाँ से आप यमुना माँ का एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यमुना नदी यहाँ से बहुत ही तेज़ वेग के साथ बहती हुई नज़र आती हैं और यहाँ पर कुछ लोगों की मान्यताओं के अनुसार लोगों ने यहाँ पर माँ यमुना को साड़ी भी चढ़ाई है। तो ये जो आप कपड़े देख रहे हैं पानी के अंदर, ये माँ यमुना को साड़ी अर्पित की गई है श्रद्धालुओं द्वारा। तो फाइनली 5.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम। कई लोग बताते हैं कि ये ट्रैक 3 घंटे का है, लेकिन अभी हम जिस टाइम पर यहाँ पर आए हैं ये पट खुलने का टाइम है। जब यहाँ पर 2024 ये साल है 2024 का, और इस टाइम पे मंदिर के पट खुले ही हैं और हम मई के महीने में यहाँ पर आए हैं। और उस टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि श्रद्धालुओं का यहाँ पर काफ़ी बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और मंदिर तक पहुँचने में हमें काफ़ी समय लगा। अगर मंदिर तक आते वक्त आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आप 3-4 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक तरह से क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से हमें लगभग 5.5 घंटे लगे। और मंदिर तक पहुंचना इतना इजी नहीं है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है जिससे चढ़कर आपको यहां तक आना होता है। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, कुछ खाने का ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ बीच में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है। पर फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम में और ये है यमुनोत्री धाम का मुख्य मंदिर। यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे स्थान है जिन्हें हम देखने वाले हैं और ये है यमुना जी का प्रमुख मंदिर जहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर पीछे की साइड यमुना माँ का उद्गम स्रोत भी है, वहाँ भी हम चलेंगे जहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई हैं, उस स्थान को भी देखेंगे। और साथ ही मैं आपको थोड़ा मंदिर का ये पांडाल भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी कुछ छोटे मंदिर बने हुए हैं, साथ में ये रेड कलर के शेड्स आपको दूर से ही नज़र आने लगते हैं यमुनोत्री धाम के। और पर जो मुख्य मंदिर है वो ये है जो लकड़ी का बना हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था, जो कि टेहरी के राजा थे। यानी कि ये जो टेहरी गढ़वाल है यहाँ का इलाका, इनके राजा थे। उन्होंने इस मंदिर का सबसे पहला निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में बर्फ़बारी और बाढ़ की वजह से मंदिर नष्ट हो गया और फिर बाद में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था 19वीं शताब्दी में, और उसी के बाद ये मंदिर दोबारा से अस्तित्व में आया। यमुनोत्री मंदिर में ही 2 प्रमुख गर्म पानी के कुंड हैं जिन्हें तप्त कुंड भी कहा जाता है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करके माँ यमुना के दर्शन करने जाते हैं। एक कुंड तो है पुरुषों के लिए और एक कुंड है महिलाओं के लिए, जो कि सेपरेटली बनाया गया है ताकि दोनों आराम से स्नान कर सकें और माँ यमुना के दर्शन कर सकें। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यमराज और शनिदेव उनके भाई हैं। तो आइए यमुनोत्री धाम में दर्शन करते हैं माँ यमुना के। अब हम मुख्य मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना के। अब हम यमुनोत्री मंदिर से थोड़ा सा पीछे की ओर आ चुके हैं और आपको एक धार्मिक पवित्र स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। अभी जो आप ये पानी बहता हुआ देख रहे हैं ये है माँ यमुना का पानी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे की ओर आ रहा है। वो जो ऊपर आपको पर्वत नज़र आ रहा होगा वो है कालिंदी पर्वत, जहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से पिघल करके माँ यमुना नीचे की ओर आती हैं और
ये जो रेंज है पहाड़ की, इसे बंदरपूंछ रेंज कहा जाता है। जो ग्लेशियर वहाँ पर ऊपर की ओर दिखाई आपको दे रहा है, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। जो कालिंदी पर्वत है, जहाँ पर से माँ यमुना का उद्गम स्रोत माना जाता है, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आप ये रास्ता देख ही पा रहे होंगे कि बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, तो ये तो संभव हो नहीं पाता, क्योंकि ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहाँ तक हम नहीं जा पाते। लेकिन असली उद्गम स्थल वहाँ है, और वहीं से माँ यमुना नीचे की ओर बहती हुई आती हैं। ये स्थान एक और वजह से इम्पोर्टेंस रखता है कि कई सारे श्रद्धालु माँ यमुना का जल यहीं से लेकर जाते हैं चार धाम यात्रा के दौरान, और फिर आगे बढ़ते हुए वे जाते हैं गंगोत्री धाम में, जहाँ से वो गंगा जी का जल लेते हैं, और फिर जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए, और वहाँ पर वो गंगा जी का और यमुना जी का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो चार धाम की यात्रा है, उसका सीक्वल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होता है। यमुना जी का महत्व एक और वजह से है कि यमुना जी यमराज की बहन है, तो यमुना जी में स्नान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे तो कई सारे श्रद्धालु यमुना जी में आपको स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसी स्थान के निकट कुछ चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, तो अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो आपके कपड़े बदलने के लिए ये एक अच्छी सुविधा है। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है, और यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ और कई सारे धार्मिक स्थल हैं, जिनके दर्शन करने अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं माँ यमुना के पिता भगवान सूर्य देव के दर्शन के साथ, जो कि 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। सूर्य मंदिर के पास बना हुआ है सूर्य कुंड, जो कि गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य ने गर्म जलधारा का रूप यहाँ पर लिया है। सूर्य कुंड का तापमान 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक है, और श्रद्धालु यहाँ पर आलू और चावल इसी पानी में उबालते हैं और प्रसादी के रूप में अपने घर पर लेकर जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर आकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है कि एक तरफ तो यमुना जी के उद्गम स्रोत से जो जल बह रहा है वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो बर्फ़ समान लगता है, और दूसरी तरफ सूर्य कुंड का जल जो कि इतना ज़्यादा गर्म है कि उसमें आलू और चावल उबाले जा रहे हैं। एक ही स्थिति में ये दोनों कंडीशंस नज़र आ रही हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहीं पास में दिव्य शिला है, जहाँ पर माँ यमुना की पूजा की जाती है। सूर्य कुंड में लोग प्रसाद बनाते हैं और दिव्य शिला पर चढ़ाते हैं, और फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और यह भी माना जाता है कि माँ यमुना धरती पर जब पहली बार आई थीं तो उनके चरण इसी शिला पर पड़े थे। दिव्य शिला के पास में भी गर्म पानी का स्रोत है, और यहाँ से निकल रही भाप से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा। मंदिर के पिछले भाग में एक और कुंड है, जो कि है द्रौपदी माँ कुंड। ये भी एक गर्म पानी का ही कुंड है, और इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा भाप निकल रही है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कुंड का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। कुंड के साइड में हम देखेंगे तो हमें पानी उबलता हुआ नज़र आता है, और ये कोई मैन मेड चीज़ नहीं है, ये पानी प्राकृतिक रूप से उबल रहा है। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम
लक्ष्मण और सीता जी भी विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। यमुना जी के मुख्य मंदिर के सामने ही एक और कुंड बना हुआ है, जिसका नाम है कृष्ण कुंड। यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। तो अब यमुनोत्री दर्शन करने के बाद अगर आप यमुनोत्री यात्रा के लिए या फिर चार धाम यात्रा के लिए टूर प्लान बना रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप यमुनोत्री तक पहुंच सकते हैं और यमुनोत्री दर्शन में, यमुनोत्री धाम की यात्रा करने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए आपको 3 दिनों की आवश्यकता होगी। पहला दिन तो आपको हरिद्वार से यमुनोत्री पहुँचने में ही लग जाएगा और दूसरा दिन आपको यमुनोत्री की चढ़ाई करना और वापस उतरने में लगेगा और तीसरा दिन आपको यमुनोत्री से या तो आप हरिद्वार वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए लगेगा, या फिर आप चार धाम यात्रा को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीसरे दिन की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के 3 दिन की ज़रूरत होगी। अब बात करें कि आप यमुनोत्री के लिए कैसे पहुँच सकते हैं। यमुनोत्री के लिए पहुँचने के लिए आप कहीं पर भी रहते हो, सबसे पहले आप हरिद्वार पहुँच जाइए। हरिद्वार आप बाय ट्रेन, बाय बस, किसी भी साधन से इजीली पहुंच सकते हैं, या फिर आप ऋषिकेश पहुंच जाइए। किसी भी साधन से आप दोनों स्थानों पर पहुंच सकते हैं। रेल की और बस की फैसिलिटीज़ बहुत इजी है इन दोनों स्थानों पे। और यहाँ से आपको कई तरह के साधन मिल जाएंगे। वो साधन कौन कौन से मैं आपको बताऊँगा। और लेकिन अब मैं आपको पहले रूट क्लियर कर देता हूँ कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। हरिद्वार से सबसे पहले आपको ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश से अगर आप यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो न्यू टहरी आएगा। न्यू टहरी के बाद आप आ जाएंगे चिनिया लिसोड़ नाम के एक स्थान पर। चिनिया लिसोड़ के बाद एक धरासू बैंड करके जगह आती है, जहाँ से यमुनोत्री का और गंगोत्री का रास्ता अलग अलग हो जाता है, मतलब 2 रास्ते फट जाते हैं। तो आपको यमुनोत्री वाले रास्ते पर चलना है और आपके अगला जो स्पॉट आएगा वो आएगा बरकोट, और बरकोट के बाद आएगा आपका अगला स्थान जिसका नाम है जानकी चट्टी। और जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। वैसे कहने में ये 6 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि 8 से 10 किलोमीटर की है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें चढ़ने पर और जो थोड़ा बहुत हमने मीटर्स वगैरह से नापा, स्मार्ट वॉच से, मोबाइल फ़ोन से, तो वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा निकली। तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की ये चढ़ाई हो सकती है। तो और चढ़ाई भी जो है वो काफ़ी कठिन चढ़ाई है, तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और अगर बात करें कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही रहेगा जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो है बस की सुविधा, जो कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों स्थानों से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर बस की सुविधा काफ़ी लिमिटेड है, इस वजह से आपको बस स्टैंड पर सुबह 7 बजे से पहले ही पहुँचना होता है, ताकि आपको जानकी चट्टी तक डायरेक्ट बस मिल जाए। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप धरासू बैंड तक के लिए बस ले सकते हैं, या फिर बरकोट के लिए, और बरकोट से आपको कई सारे साधन मिल जाते हैं जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए। और अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं और ज़्यादा लोग हैं तो आप एक प्राइवेट गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, जो भी आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ेगी और आपको अच्छे से घुमाएगी। हमने चार धाम यात्रा के लिए एक गाड़ी बुक करी थी ऋषिकेश बस स्टैंड के पास बने कुछ ट्रैवल बुकिंग काउंटर से, जहां से हमें ये गाड़ी 50,000 रुपीज़ की पड़ी थी चार धाम यात्रा के लिए, और इसका ड्यूरेशन था 9 डेज़ का, और हम इस यात्रा में 10 लोग थे। तो अगर आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल व्हीकल भी बुक कर सकते हैं ऋषिकेश बस स्टैंड के पास बने बुकिंग काउंटर से। और अगर स्कूटी से जाने का प्लान बना रहे हैं या बाइक से जाने का प्लान करा रहे हैं तो वो थोड़ा आपके लिए टफ़ हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। और यहाँ के रास्ते वैसे ही बहुत सकड़े सकड़े होते हैं और ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है, तो उसमें लाइफ का रिस्क भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करके ना आएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी गाड़ी को हायर करें, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा आपके लिए।
और अगर बात करें कि यमुनोत्री में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ पर आपको अच्छा फूड अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर कई सारी ढाबे हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली तरीके से बात करूँ तो मेन स्पॉट तो है जानकी चट्टी, जहाँ पर खाने पीने के भी साधन हैं और आपके होटल्स वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है खाने पीने का भी, और अगर आप कुछ यहाँ वहाँ स्टे भी करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली अदर स्थानों के। तो अदर स्थान कौन से हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं? वो स्थान है बरकोट, या बरकोट के आसपास के जो लोकल गांव होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी आपको स्टे फैसिलिटीज़, होम स्टे की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर आप बहुत सस्ते दाम में रुक सकते हैं और फूड भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो लोकल फूड मतलब लोकल लोग होते हैं वो खाना बना के आपको प्रोवाइड भी करते हैं, तो वहाँ पर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर बजट फ्रेंडली की ओवरऑल बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे बरकोट के आसपास ले लेंगे, जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी तभी लें जब आपके पास अपना कोई पर्सनल साधन हो या फिर आपने अपना पर्सनल कोई व्हीकल बुक किया हो, क्योंकि अगर आप वहाँ रुक गए और आपके पास पर्सनल साधन नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकती है। तो अगर पर्सनल साधन नहीं है तो जानकी चट्टी में ही रुकें, अदर कोई प्लेस को चूज़ ना करें। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम के बाद आता है गंगोत्री धाम। तो अगर आप गंगोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं या वहाँ से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है। और अगर आप चार धाम यात्रा के ऊपर ही एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है, जिसमें कि हमने संपूर्ण जानकारी दी है चार धाम यात्रा की। दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है यमुनोत्री धाम, जिनके दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।